अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी को टॉपिक देखेंगे। ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो हमने केसेस पढ़े थे और उसमें हमने कहा कि जो ये रिएक्शंस हैं आपके पास जिनमें क्यू वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट इज़ दिस एंडोथर्मिक और एंडोर्जिक रिएक्शंस। तो हम ये बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस नेगेटिव क्यू वैल्यू, या ये नेगेटिव क्यू वैल्यू जो है ये कितनी एनर्जी है, व्हाट्स दी। दिस इज़ बेसिकली ये वो केस है ना जहाँ पर आपको ऐसा रिएक्शन था जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्शन करने के लिए, और हमने कहा था कि एक जो इनकमिंग पार्टिकल है उसके पास मस्ट कुछ एनर्जी होनी चाहिए, यानी वो रेस्ट पे रिएक्शन नहीं कर सकता. सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दैट एनर्जी एंड वी कॉल इट थ्रेशोल्ड एनर्जी. दैट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन टू हैपन. ठीक है, और ये सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शन में ही होगा. ज़ाहिर है दूसरे रिएक्शन में तो यहाँ हमें एनर्जी मिल रही है. तो दिस इज़ वेरी लिटिल टॉपिक जिसमें कि हम जो है वो जस्ट इस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे. देर आर टू वेज टू ऑफ डूइंग दिस. One of the way is to do it by starting from the reaction, और ये सारी बेसिक कैलकुलेशन करके फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू. और द अदर वे इज़ टू यूज़ द इक्वेशन क्यू इक्वेशन जो हमने ऊपर डिराइव की थी, और इससे डायरेक्ट भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो we will do one and the rest of this one, for example 5.4 ये आप खुद करेंगे together with the other examples 5.3 and 5.5 and 6. ठीक है, जिसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैलकुलेट करना है. सो ये आपने एग्जांपल देख लेनी है. आप इन दोनों में से कोई भी तरीका जो है वो यूज़ कर सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए. आई एम यूजिंग दिस फर्स्ट प्रिंसिपल वाला. सो अगेन आपके पास रिएक्शन में AX आता है और कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है जो कि एक्साइटेड है 10⁻14 टू -15 -14 से -15 सेकेंड्स के बाद ये डिके करेगा. किस में? Y एंड B में. While this reaction is happening, we अब यहाँ पे हम जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसको एक सिंगल एंटिटी के तौर पे ले रहे हैं कि वो उसमें Y भी है और B भी है. ठीक है, सो हम इतना रिएक्शन जो है कंसिडर कर रहे हैं. सो इफ़ वी डू दिस, हम यहाँ तक का रिएक्शन देखें तो हम कंपाउंड न्यूक्लियस का जो मास है MCN, द मास ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज़ द मास ऑफ X एंड मास ऑफ A. ठीक है, और ये उसी तरह रिएक्शन होगा कि इनकमिंग पार्टिकल विद सम वेलोसिटी VA आएगा और X के साथ स्ट्राइक करेगा जो कि रेस्ट पे है, एंड द कंपाउंड न्यूक्लियस VCN विल बी फॉर्म्ड. VCN इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस. ठीक है, सो कंपाउंड न्यूक्लियस का मास और ये उसकी वेलोसिटी. Let VA be the velocity of incident particle and VCN be the velocity of the compound nucleus. Then by law of conservation of linear momentum, अब यहीं पे हम law of conservation of linear momentum अप्लाई करेंगे. सो ये जो है इसका लीनियर मोमेंटम आ गया, ये रेस्ट पे है. ठीक है, इसका लीनियर मोमेंटम आ गया और यहाँ से हमारे पास VCN की एक वैल्यू आ जाती है 10. ठीक है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं. फर्दर डाउन MCN की वैल्यू यहाँ पुट कर दें MX प्लस MA. सो ये आपके पास आ रहा है VCN. द क्यू वैल्यू ऑफ एंडोर्जिक रिएक्शंस इज़ गिवन बाय, सो क्यू वैल्यू इज़ दी, सो टारगेट हमारा रेस्ट पे है. इनकमिंग पार्टिकल TA आएगा और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी है. तो क्यू इक्वेशन या क्यू वैल्यू जो है वो इट्स द डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट्स. This can be written as TCN minus TA, where this is equal to the sum of the kinetic energies of both B and Y. We can write this as 1/2 इन दोनों को मिला के MCN and VCN square minus the kinetic energy of particle A. So Q is now putting the value of MX plus MA, और यहाँ पर वेलोसिटी जो हमने यहाँ पे निकाली थी इसकी वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया, ये आ गया. और यहाँ से आपके पास ये चीज़ कैंसिल हो रही है, एक कैंसिल होगा और एक आपके पास स्टिल आ जाएगा, तो ये आ गया. और उसके बाद 1/2 MAVA स्क्वायर. ठीक है, और अंदर आपके पास आ जाएगा MA ओवर MX प्लस MA माइनस 1. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बाहर निकाल दी. फर्दर आपने
इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है, इसको उठा के ऊपर ले जाएं, एलसीएम ले लें और आपके पास ये आ जाएगा। अब चूँकि हम कह रहे हैं कि ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, दिस एनर्जी इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद द इनकमिंग पार्टिकल ना ए, तो सॉरी ए जो पार्टिकल आ रहा था इसके पास ये मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लेबॉर्ट्री फ्रेम के मुताबिक हमारा एक्स जो है वो तो रेस्ट पे है, एक्स इज़ एट रेस्ट। जो भी हमारे पास इस रिएक्शन की एनर्जी है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम, तो हमें आपको याद होगा कि एंडोर्जिक रिएक्शन में हमें एनर्जी फाइनल जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके पास जो है वो ज़्यादा क्या था, मास ज़्यादा था आई थिंक। जो फाइनल पार्टिकल है वाई और बी उनके पास ज़्यादा मास था, तो जाहिर है इनका मास इसकी इक्वल नहीं है, इनका मास कम है इससे। तो अगर आपको इतना मास बनाना है तो एक्स तो ऑलरेडी रेस्ट पे है, आपको टी ए रिक्वायर्ड है एनर्जी, मतलब टी ए की जो भी एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी वो रिक्वायर्ड है। तो ये जो ये जो आपके पास 1/2 MAVA² है, वी विल कॉल दिस एज दी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, दिस इज़ द एनर्जी, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इनकमिंग पार्टिकल। सो यही वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी जो रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो इसको आप सेपरेट कर लें और क्यू को दूसरी तरफ ले जाएं, इसको इस तरफ ले आएँ। ठीक है, और ये जो नेगेटिव है ये हमने क्यू के साथ लिख दिया फिर, और सो दिस इज़ द थ्रेशोल्ड एनर्जी ETH, और ये आपके पास आ रही है इसके बराबर। So this is the equation 5.8 is the required expression. If the reaction is induced by gamma rays, so अगर आपके पास इनकमिंग पार्टिकल जो है वो यानी वो पार्टिकल भी हो सकता है, वो फोटोन भी हो सकता है। तो अगर वो फोटोन है तो उस केस में फोटोन का तो मास नहीं होता, सो मास ऑफ ए 0 हो जाएगा। सो ई थ्रेशोल्ड विल बी वट एवर द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज़, उसका नेगेटिव, यानी ये कि ये क्यू वैल्यू है, अगर हम क्यू वैल्यू को लिखेंगे ये एनर्जी हमें मिल रही है तो हमें एक्चुअली इतनी एनर्जी नेगेटिव ऑफ क्यू वैल्यू जो है वो प्रोवाइड भी करनी पड़ रही है। इसमें ये मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है, यानी इसके अंदर जो भी पार्टिकल होंगे दे विल हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर देम टू मूव अराउंड। बी और वाई जो है वो उनकी मूवमेंट के लिए मिनिमम एनर्जी होगी। सो दिस इज़ द मिनिमम एनर्जी विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ द क्यू वैल्यू। So this is further another topic related to the energetics of nuclear reaction, the Q value and threshold energy. So ये हो गया आपके पास, और ये कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपने देख लेने हैं। वट एवर योर क्वेश्चन विल बी आई विल entertain it on the WhatsApp group. कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जैसे ये जो टॉपिक आपके पास नेक्स्ट है, ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल। ये टॉपिक मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि वो खुद ही करें, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ नहीं है, जस्ट ये है कि आपने इन रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। सो रिएक्शन आपको पता है, ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि आप ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, you are changing the nucleus from one type of nucleus to another type of nucleus. In that if it is done by photons, so incoming particle photons है तो आप उसको कहेंगे transmutation by photons. If it is done by protons तो ठीक है, transmutation by protons and so on and so forth. It may be regarded as a process by which the atomic nucleus is transformed into another atomic nucleus. Nuclear radioactivity provides good example of transmutation of elements occurring through natural processes. Artificial transmutation is the conversion of one element into other by artificial means, say by using fast moving charged particles or neutrons or high energy photons. The first successful attempt to convert one element into another was made by Rutherford, जो कि one of the earliest ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट भी है बल्कि उसमें हमने देखा कि उसी से जो न्यूक्लियस है वो भी डिस्कवर हुआ था। तो उस टाइम पर अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बम्बार्ड करके, जो अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं, आई थिंक रेडियम है। सो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो उससे नेचुरली निकल रहे थे ना, तो उनको फिर मतलब बहुत यू जस्ट हैव टू हैव दैट सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, और उससे अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं तो आप उनको किसी भी चीज़ के ऊपर बम्बार्ड करके, ऐसे बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट किए गए ऑल ओवर द वर्ल्ड के जब अल्फ़ा पार्टिकल का आपको सोर्स डिस्कवर हो गया तो उस सोर्स को लेके फिर आप डिफरेंट न्यूक्लियाई के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड करके देखते थे कि अब ये न्यूक्लियस जो है वो किस में चेंज होता है, और रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। सो सबसे पहला जो है वो ट्रांसमिटेशन बाय फोटॉन्स। So reaction brought out by high energy photons are classified as photo disintegration reactions.
these reactions are endothermic, so that is they require energy to happen and have a threshold energy of the order of 10 MeV. As a photon has zero mass, it can supply only its kinetic energy to the nuclear reaction. Photodisintegration does not occur with gamma rays from naturally active substances क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा वो energetic नहीं होती. However, there are two exceptions. So deuteron binding energy that is 2.2 MeV, और एक आपके पास बेरिलियम है न्यूक्लियाइड इन विच वन न्यूट्रॉन इज लूजली बाउंड. इनमें ये रिएक्शन जो है वो नेचुरली अकरिंग गैमा रे से हो सकता है. गैमा न्यूट्रॉन और गैमा प्रोटॉन रिएक्शंस. गैमा न्यूट्रॉन रिएक्शन और उसकी एग्जांपल है आपके पास न्यूट्रॉन के साथ, और इसी तरह गैमा प्रोटॉन रिएक्शन की एग्जांपल बेरिलियम. और ये जो हैं ये एक्सेप्शंस हैं हमारे पास के इन दोनों के साथ वो नेचुरली अकरिंग गैमा जो फोटॉन है उनके साथ हो सकता है. सो गैमा जो है वो फॉल करेगा न्यूट्रॉन के ऊपर और यहाँ पे कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा विच फर्दर विल कम आउट to be a proton and a neutron. Similarly, gamma falls on beryllium and it becomes beryllium 49, which then becomes stable beryllium 48 और साथ में एक न्यूट्रॉन निकलता है. इसी तरह आप देखेंगे गैमा प्रोटॉन रिएक्शन है जिनमें ये लिथियम बन जाएगा और प्रोटॉन निकलेगा. इसी तरह गैमा ड्यूट्रॉन, ट्रीट्रॉन, अल्फ़ा रिएक्शन. अच्छा, आपको याद होगा कि हमने पहले कहा था कि जो हम कन्वेंशन यूज़ करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने के लिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में वो कुछ इस तरह से है एक्स, ए, बी और वाई. अब ये एक्स और वाई तो इम्पॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पर आप जहाँ पे भी देखें तो आप देखेंगे कि आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है और सेकंड पार्टिकल है. सो फॉर एग्जांपल गैमा ड्यूट्रॉन रिएक्शन का मतलब होगा कि जो भी आपके पास यहाँ पे एक्स है या जो भी बेरिलियम जो भी आपके पास यहाँ यानी वो न्यूक्लियस है उसमें ये आपके पास फर्स्ट पार्टिकल गैमा यानी इनकमिंग पार्टिकल है और ड्यूट्रॉन जो है वो आउटगोइंग पार्टिकल है. सो गैमा ड्यूट्रॉन रिएक्शन में आपके पास आपको मतलब हर एक जो इस तरह का रिएक्शन है उसकी आपने कोई ना कोई एग्जांपल जो है वो याद कर लेनी है. इससे ये होगा कि आपको जस्ट जो आपके ये न्यूक्लियस हैं वो याद करने की ज़रूरत होगी और आपको ये पता होगा कि ऑलरेडी ड्यूट्रॉन बन रहा है या प्रोटॉन बन रहा है यानी गैमा के से रिएक्शन करने के बाद दूसरा पार्टिकल क्या बन रहा है. जब आपको ड्यूट्रॉन के बारे में पता होगा तो एक ड्यूट्रॉन निकालने के बाद वट एवर विल बी लेफ्ट यू कैन गैस दैट. ठीक है. सो आपको ये जस्ट ये याद रखना है कि गैमा ड्यूट्रॉन रिएक्शन किस न्यूक्लियस के साथ होता है. सो बोरोन 510 के साथ होता है. बोरोन 510 जो है गैमा एब्जॉर्ब करने के बाद अगर ड्यूट्रॉन निकालता है तो ड्यूट्रॉन 1 2 निकालने के बाद ये बोरोन 510 4 8 रह जाएगा विच इज़ बेरिलियम. ठीक है. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द रिएक्शन एंड द न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन. सो दिस इज गैमा गैमा एंड ट्रांसमिटेशन बाय फोटॉन्स या ट्रांसमिटेशन बाय गैमा पार्टिकल. तो इनके साथ ये सारे रिएक्शंस हैं आपके पास. ट्रांसमिटेशन बाय चार्ज पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स आ जाते हैं, ड्यूट्रॉन्स आ जाते हैं. ठीक है. और दैट्स इट. अल्फ़ा पार्टिकल्स भी इसी में आ जाते हैं क्योंकि ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं. उसके बाद तो ये भी आपने इसी तरह ट्रांसमिटेशन बाय प्रोटॉन्स में आपने प्रोटॉन जो है उसको बम्बार्ड करें और जस्ट आपने याद रखना है एक आधा यानी हर एक रिएक्शन की एक एग्जांपल जो है आपने याद रखनी है. सोडियम याद रख लें, प्रोटॉन बम्बार्ड किया सोडियम बना तो प्रोटॉन अल्फ़ा रिएक्शन है उसका एक याद रख लें कि इसमें से अल्फ़ा निकलेगा तो क्या बनेगा. ठीक है. तो इसी तरह आपके पास ट्रांसमिटेशन बाय ड्यूट्रॉन्स एंड सो हर एक में ड्यूट्रॉन ट्रीट्रॉन है, ड्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है. सब की एक एग्जांपल आपने कर लेनी है. ट्रांसमिटेशन बाय अल्फ़ा पार्टिकल में आप ये जो लिथियम वाला फेमस एक्सपेरिमेंट है ये याद रख सकते हैं, गोल्ड वाला याद रख सकते हैं. अल्फ़ा प्रोटॉन रिएक्शंस हैं. ठीक है. सो फिर आपके पास है रेडिएटिव कैप्चर. रेडिएटिव कैप्चर जो है इसमें सिंपली क्या होता है कि जो भी आपके पास इनकमिंग पार्टिकल है जैसे इस केस में हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल है
ये इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियस जिसके ऊपर आप इसको बम्बार्ड कर रहे हैं, और उसके नतीजे में आपके पास गैमा रे निकलता है। यानी अच्छा, ये अल्फ़ा पार्टिकल ही ट्रांसम्यूटेशन है जिसमें इसमें वन ऑफ द रिएक्शन इज़ रेडिएटिव कैप्चर, जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा और गैमा निकलेगा। तो इस ऑल्सो कॉल्ड अल्फ़ा गैमा रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि हीलियम इज़ कैप्चर्ड बाय लिथियम एंड इट बिकम्स बोरॉन, बट देन बोरॉन एक्साइटेड स्टेट से जब डी एक्साइड भी होता है तो सिर्फ गैमा रे बाहर निकलता है। तो ये रेडिएटिव कैप्चर है, यानी ऐसा कैप्चर कि जिसके नतीजे में आपके पास सिर्फ रेडिएशन निकलेगी, पार्टिकल कोई नहीं निकलेगा। दे मे बी गिवन आउट कहते हैं इंसिडेंट अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी अगर लार्ज इनफ हो तो रिएक्शन जो है उसमें 2 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या एक 3 न्यूट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन एक्सेट्रा ये भी निकल सकते हैं। सो ये यहाँ पर इनकी बात हो रही है। सो ये जस्ट आपने इनकी थोड़ी सी थ्योरी में क्या आप कहेंगे, यही कि जो रिएक्शन है वो ट्रांसम्यूटेशन किस पार्टिकल के थ्रू हो रही है और उनकी एग्जांपल आपने याद करनी है।